हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को अपना फिनिश कर लेंगे और इसके साथ साथ हमारी क्लास 12th की जो बिज़नेस स्टडीज़ है वो पूरी हमारी फिनिश हो जाएगी और पूरी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के साथ साथ। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। तो अभी तक हमने पार्ट 1 में कंज्यूमर राइट्स तक अपना पूरा ये चैप्टर कवर कर लिया था और पार्ट 2 के अंदर अब हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें पहला कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़नी है और दूसरा हमें पढ़ना है 3 रिड्रेसल एजेंसीज़ के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ये कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या हैं। यानी कि कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब कंज्यूमर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन कंज्यूमर जब तक खुद ही अवेयर नहीं होगा और खुद ही जिम्मेदारी नहीं लेगा कि उसके इंटरेस्ट को कोई हार्म ना पहुंचा सके, तो फिर कैसे, तो फिर अगर खुद ही वो जिम्मेदारी नहीं लेगा और खुद ही एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेगा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर कोई भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा उसको एक्सप्लॉइटेशन होने से कंज्यूमर का। ठीक है। तो सिंपल कहने की बात ये है कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जिनसे उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो बिजनेसेस द्वारा, कुछ उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जब तक वो खुद अपनी हेल्प के लिए खुद अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, अपनी कुछ जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक गवर्नमेंट के राइट्स भी क्या मदद कर देंगे कंज्यूमर्स की उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। तो इसलिए कंज्यूमर्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें उन्हें समझना पड़ेगा और फुलफ़िल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे तब तक कोई और पॉलिसी भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएगी उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए। तो अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि अगर आप और मैं अगर एक कंज्यूमर हैं तो एज अ कंज्यूमर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहिए, क्या क्या हमारी जिम्मेदारी क्या है, जिससे कम से कम हम अपने तरफ से तो क्या ले रहे हैं, एक प्रोटेक्शन रख रहे हैं कि हमारा कोई एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। तो इन जिम्मेदारियों को आपको समझना पड़ेगा और उन्हें निभाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, यानी कि कंज्यूमर को अपने राइट्स का यूज़ करना चाहिए। अभी पिछली वीडियो में आप देखना, मैंने कंज्यूमर्स के राइट्स बताए थे कि कंज्यूमर्स को 6 राइट्स मिले होते हैं। अब इन 6 राइट्स का अगर कोई कंज्यूमर इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, यानी कि उन्हें एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है, उन्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ। विच मीन्स कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो राइट्स उन्हें गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो उन्हें यूटिलाइज़ करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए जब भी उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन किया जाए। जिसमें 6 राइट थे: राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू सीक रीड्रेसल, राइट टू रिप्रेजेंटेशन या राइट टू हर्ड भी आप उसे कह सकते हो, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए कंज्यूमर्स को, ये इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉशियस कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर्स को एक और जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कॉशियस मतलब सतर्क रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। किस चीज़ से, कि जब भी वो किसी शॉप में जाएँ या कहीं भी किसी सामान को ख़रीद रहे हैं तो हर चीज़ की इंश्योरिटी लेके उसकी क्वालिटी कैसी है, हर चीज़ की इंश्योरिटी उन्हें लेनी चाहिए कि कहीं एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट तो नहीं है, कहीं कुछ अडल्ट्रेशन तो नहीं है उसके अंदर, अच्छी क्वालिटी है या नहीं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि कंज्यूमर को ना सतर्क रहना चाहिए और सेलर की बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि सेलर ने बोला कि मैम ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आपने ख़रीद लिया आँख बंद करके, यानी कि उस पर भरोसा कर लिया। नहीं, आपको कॉशियस होना पड़ेगा, अवेयर हो रहना पड़ेगा। खुद प्रोडक्ट को एक बार चेक करो, एक बार खुद उसे देखो, उसके अंदर जो सारी डिटेल्स हैं वो देखो और उसके बेस पे डिसीज़न लो। So the consumer have to be cautious, which means that they have to be aware about the product. They doesn't have to blindly trust the seller, and on the basis of conduct of that seller they have to buy the product. ठीक है। तो कॉशियस यानी कि सतर्क बनना पड़ेगा कंज्यूमर को, अवेयर रहना पड़ेगा। थर्ड, फाइलिंग कंप्लेंट फॉर रीड्रेसल, यानी कि अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उसे उसी वक्त अपनी कंप्लेंट को फाइल करना चाहिए मुआवज़ा लेने के लिए, यानी कि उसका हल निकालने के लिए या उसका मुआवज़ा लेने के लिए। अब बहुत से कंज्यूमर्स क्या करते हैं, उनको कुछ भी उनका एक्सप्लॉइटेशन कर दिया वो चुप रहेंगे, कुछ नहीं करते, कंप्लेंट ही फाइल नहीं करते।
तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ही कंप्लेंट फाइल नहीं करोगे तो कोर्ट भी आपको थोड़ी ना आएगा घर पे कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं, नहीं ना। तो यानी कि तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन किया गया है तो उसे इमीडिएटली फाइल यानी कि बतानी चाहिए, अपनी कंप्लेंट करानी चाहिए। कहाँ पे? रीड्रेसल के लिए। रीड्रेसल के लिए करानी चाहिए यानी कि मुआवजा लेने के लिए, जो भी उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसके अगेंस्ट उन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। फोर्थ, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर का क्वालिटी कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। जनरली अगर मैं इंडिया जैसे कंट्री की बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर ना लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं, वाइल वो प्राइस कॉन्शियस ज़्यादा है क्वालिटी कॉन्शियस से। तो लोग ना जिस चीज़ का प्राइस कम होता है उस पर आँख बंद करके उसे ख़रीद लेते हैं, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। और फिर उनका जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, विच मीन्स अगर उनको कोई हार्म पहुंच गया उनकी हेल्थ को, तो वो उसको उस पर फिर बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन यही कंज्यूमर नहीं समझ रहे कि कंज्यूमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्वालिटी कॉन्शियस रहें, यानी कि प्रोडक्ट में क्वालिटी को हमेशा सुपीरियॉरिटी दें, उसको हमेशा प्रेफरेंस दें और प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटी वाला ख़रीदने की कोशिश करें। ठीक है, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे किसी प्रोडक्ट को जज ना करें। फिफ्थ, डोंट कैरिड बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कस्टमर्स और कंज्यूमर्स की कि एडवर्टीजमेंट से आप ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो और उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। कि अगर एडवर्टीजमेंट में दिखा दिया कि हाँ जी इस साबुन से बिल्कुल आप कैटरीना कैफ या करीना कपूर बन जाओगे, तो उससे अगर आप कैरिड आउट हो रहे हो या कैरिड अवे हो रहे हो और उसके बेसिस पे आप उस सोप को ख़रीद ले रहे हो, तो फिर वो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, यानी कि अपनी फुलिशनेस का एक एक परिमाण दे रहे हो। तो यानी कि आपको कभी भी एडवर्टीज़मेंट के बेसिस पे किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इमेज नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, कभी भी। तो हमेशा आप जब उस प्रोडक्ट को यूज़ करो एक बार, उसके बेसिस पे ये देखो कि क्या एक्चुअल में ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, ठीक है। तो कभी भी आप एडवर्टीज़मेंट से इन्फ्लुएंस मत हो ज़्यादा। सिक्स्थ, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। यानी कि हमेशा कंज्यूमर को जब भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदे तो उसका बिल ज़रूर लेना चाहिए। कैश मेमो मतलब इनवॉइस या बिल इसे हम कहते हैं, क्योंकि वो एक एविडेंस होता है कि आपने वो सेलर से वो प्रोडक्ट लिया है। और कभी कभी आपको सेलर जो होते हैं, आप कभी कभी जैसे सेलर ने आपको कभी ख़राब या डिफेक्टिव कोई प्रोडक्ट दे दिया, तो उस कैश मेमो के बेस पे आप क्या कर सकते हो? एक एविडेंस शो कर सकते हो कि मैं आपसे ही ले गया था और उसमें सब चीज़ लिखी रहती है, इतने का था, तो आप प्लीज़ इसे चेंज कर दीजिए या मेरे को आप रिफ़ंड कर दीजिए। तो कैश मेमो लेने में हमेशा ज़ोर देना चाहिए कंज्यूमर को, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये बताना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर है कहीं से भी कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसका बिल ज़रूर लेना चाहिए, और बिल्कुल पक्का बिल। सेवन्थ, एजुकेशन ऑफ राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर की एक और उसकी एक और जिम्मेदारी है कंज्यूमर्स की, चाहे हम हो चाहे आप हो। हमें भी ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में, इसकी हमें नॉलेज लेनी चाहिए और हमें इन्हें एक्वायर करना चाहिए इस नॉलेज को। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल है कि कल को अगर कोई भी बिज़नेस द्वारा या किसी भी शॉप द्वारा हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, क्योंकि हम सब कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। वो तभी हो पाएगा जब हमें पता होगा कि हमारे पास ये सारे राइट्स, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर किसी को पता ही नहीं है कि हमारे पास ये सारे राइट्स हैं, जैसे बहुत से रिमोट एरियाज़ के लोग होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती बेचारों को, तो उन्हें तो पता ही नहीं है, उन्हें तो किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो उनके साथ कोई अगर उनको कोई पागल बना भी देता है तो उन्हें क्या पता कि हम केस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड पीपल हैं वो भी इग्नोर करते हैं कई बार इन सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पता होने के बावजूद। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि कंज्यूमर को ना जितना ज़्यादा हो सके इन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए, ताकि हर किसी को पता हो कि एक कंज्यूमर के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। एट्थ, रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्ट। यानी कि हमेशा एक कंज्यूमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करें और वेस्ट को अवॉइड करें, यानी कि कहीं भी पॉल्यूशन ना क्रिएट करें और कहीं भी कचरा ना फेंक दें, और साथ साथ हमेशा उस बिज़नेस से ही प्रोडक्ट ख़रीदें जो एक्चुअली में इको फ्रेंडली है या एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करता है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जैसे बहुत से बिजनेसेस हैं आपको प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं लेकिन बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं कंट्री के अंदर, तो ये भी समझने वाली बात है। यहाँ सिर्फ आप अपने पर्सपेक्टिव से मत समझिए, जो बिजनेसेस पॉल्यूट कर रहे हैं ना एनवायरनमेंट को, उनसे सामान भी मत खरीदिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं और उसके बाद हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो फ़ायदा ही क्या है जब हमारी प्रकृति को इतना नुकसान हो रहा है।
तो इन चीज़ों को भी एक कंज्यूमर को समझना चाहिए और हमेशा अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कि किस बिज़नेस से या किस ब्रांड का हमें प्रोडक्ट खरीदना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये हो गई 8th रिस्पॉन्सिबिलिटी। 9th रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड चूज़ लीगल गुड्स, यानी कि हमेशा कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए ब्लैक मार्केटिंग को और हमेशा लीगल गुड्स खरीदने चाहिए, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बी अवेयर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट, और हमेशा एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो पर्टिकुलर गुड खरीद रहा है, ठीक है, उसमें कितनी वेराइटीज़ हैं और कितने ब्रांड्स हैं उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी के बेसिस पे एक बढ़िया इवैल्यूएशन कर पाएगा कि कौन से ब्रांड में कौन सा ब्रांड उसे सबसे रिलायबल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर गुड्स की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो एक कंज्यूमर का एक तरीके से हक होता है और उनकी जिम्मेदारी होती है, चाहे हम हो चाहे आप हो जो वीडियो देख रहे हैं। एज अ कंज्यूमर हमें इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद ही फुलफ़िल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला स्टेप खुद उठाएं, ना कि एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ एक्ट निकालें, हमें कुछ राइट्स दें। जब गवर्नमेंट्स ने ये राइट्स हमें दे रखे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें बताई हैं, तो इनको तो पहले फॉलो कर लो, तब आप 50% आप अपने इंटरेस्ट को खुद ही प्रोटेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक आता है मार्क इंडिकेट क्वालिटी। इसमें हम कुछ ऐसे सिंबल्स या कुछ मार्क्स पढ़ने वाले हैं जो क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं और क्वालिटी पैरामीटर को बताते हैं एक प्रोडक्ट के। ये बेसिकली आते नहीं है, लेकिन कभी कभी केस स्टडी के अंदर 1 मार्कर के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, और CUET में भी आया था पिछले बार, तो उस बेहाफ पे भी इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले ISI जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे होता है। जैसे कि आप अपना रेफ्रिजरेटर देखोगे तो उसमें ये साइन होगा, और ये देखो ये साइन है। मैंने एफ़र्ट किए हैं थोड़ा बहुत, ड्राइंग अपने हाथ से ही बनाई है, तो देख लेना, थोड़ा कोऑपरेट करना। बाकी बुक्स में भी आपके दिए होंगे। तो ISI हमेशा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। और ऐसे कुछ दिखता है, जो अपने आप रेफ्रिजरेटर में देखना तो वहाँ पे आपको शायद दिख जाएगा। सेकंड साइन है जो क्वालिटी को इंडिकेट करता है, वो है एग मार्क। एग मार्क जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है, और इसका लोगो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है एग मार्क। देखो ISI ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में है। एग मार्क ए से शुरू होता है, तो किन प्रोडक्ट्स पे होता है? एग्रीकल्चर, AG, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। बिस्मार्क को हॉलमार्क भी कहा जाता है, और ये खासकर लड़कियों या लेडीज़ों को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में कि बिस्मार्क जो है वो गोल्ड ज्वेलरी पे होता है, और जिनको अच्छी नॉलेज होगी ज्वेलरी की। ये जो हॉलमार्क है ये उन्हीं ज्वेलरीज़ में होता है जहाँ पे गोल्ड एकदम 100% प्योर होता है, ठीक है, तो इसे बिस्मार्क भी कहते हैं। और बिस की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्क भी इसे कहते हैं और हॉलमार्क भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये किस में होता है? गोल्ड ज्वेलरीज़ में होता है मेनली, और ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे नीचे देखो लिखा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो 3 मार्क्स हैं क्वालिटी को इंडिकेट करने वाले। ISI इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, एग मार्क ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, बिस्मार्क जिसे हॉलमार्क भी कहते हैं गोल्ड ज्वेलरीज़ पे, ठीक है। फिर इसके बाद 4th मार्क आता है हमारा वुल मार्क। नाम में ही छुपा है वूल, तो जितने भी वुलन क्लोथ्स होते हैं, जितने भी वूल से बने प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें 100% वूल होता है, उनको शो करने वाला एक साइन होता है, एक लोगो होता है जिसे वूल मार्क कहते हैं, और जो कि दिखता ऐसा है। ये थोड़ा ज़्यादा ही बुरा बना है मुझसे, लेकिन ये आपने देखा होगा बहुत बार वुलन क्लोथ्स जो कि 100% वूल से बने रहते हैं, उनमें भी दिखेगा आपको, और देखा भी होगा आपने, आपके लिए आइडेंटिफिएबल है। तो वूल मार्क नाम में ही छुपा है, वुलन जो चीज़ें 100% वूल से बनी रहती हैं। 5th है इको मार्क। इको मार्क एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करते, और कुछ ऐसा साइज़ का दिखता है, ठीक है। तो ये 5 मार्क है जिसमें हमने ISI जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे होता है, दूसरा एग मार्क जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है, तीसरा बिस्मार्क जिसे हॉलमार्क भी कहते हैं जो गोल्ड ज्वेलरी पे होता है, 4th वूल मार्क जो वूल पे होता है या वूल से बने 100% वूल से बने प्रोडक्ट्स पे होता है, और इको मार्क जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में होता है, जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। अब सबसे मेन टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, जिससे क्वेश्चन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, कम से कम 90% मैं बोल सकता हूँ कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आता है ज़्यादातर। ये जो 3 रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं, 90% या 85% इसी से आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं क्या, ठीक है। तो जब भी किसी कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है,
तो अब वो कंज्यूमर को अगर न्याय चाहिए और उसके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ उसका मुआवजा चाहिए, तो वो कहाँ पे जाएं? अब जैसे आप सिंपली लो कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको किसी ट्रक वाले ने ठोक दिया और वो ट्रक वाला मान लो ड्रंक था, ठीक है। अब आपने उस ट्रक वाले पे क्या किया, केस किया, तो आप कहाँ जाते हो, कोर्ट्स में जाते हो। ऐसी जब एक कंज्यूमर के साथ अन्याय होता है ना किसी बिजनेस द्वारा, तो कंज्यूमर के लिए भी 3 लेवल के कोर्ट बनाए गए हैं, ऐसा आप समझ लो। और एक तरीके से ये 3 एजेंसीज़ बनाई गई हैं। तो आप ये कह लो कंज्यूमर के लिए जो कोर्ट होते हैं ना, उन्हें ही हम कहते हैं रीड्रेसल एजेंसीज, जो कंज्यूमर्स को न्याय देंगे बस, ठीक है। तो ये रीड्रेसल एजेंसीज कहलाती हैं। अब ये रीड्रेसल एजेंसीज 3 लेवल पे होती हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। बिल्कुल वैसे जैसे कोर्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे बिल्कुल ऐसी है। तो ये रिड्रेसल एजेंसीज 3 लेवल पे होती हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की। तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम कैसी रिड्रेसल एजेंसी होती है? सबसे पहले मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अंदर एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स होते हैं इस डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर, जिन 2 मेंबर्स में से एक वुमेन का होना मैंडेटरी होता है। तो मेंबर्स कितने होते हैं टोटल? मेंबर्स 3 होते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स हैं, और 2 में से एक कौन होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट कौन बनता है? अब हमने यहाँ बात की ना प्रेसिडेंट भी होता है, तो इसका प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो प्रेसिडेंट इसका बनता है एक वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो एक्चुअल कोर्ट्स है ना, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वर्किंग या रिटायर्ड भी हो सकता है जो जज है, वो इसका प्रेसिडेंट बनता है। यानी कि जो एक्चुअल कोर्ट्स है ना, उनके जो जज होते हैं, फिर चाहे वो वर्किंग हो या रिटायर्ड, उनके जो जज थे वो इस डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, यानी कि वही एलिजिबल हैं, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? जो इनका प्रेसिडेंट होता है उसे। तो अपॉइंटमेंट जो होता है वो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन लेके, यानी कि करती स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन रिकमेंडेशन किससे लेती है? सिलेक्शन कमीशन से, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट का वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है सिलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो हमारी रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं, वहाँ पे एक कंज्यूमर कितने तक की कंप्लेंट डाल सकता है, कितने अमाउंट तक की कंप्लेंट डाल सकता है? तो यहाँ पे एक कंज्यूमर के साथ अगर 1 करोड़ या उससे कम सिर्फ, ठीक है, 1 करोड़ या उससे कम कि अगर कोई कंप्लेंट है तो वो यहाँ पे फ़ाइल कराई जा सकती है डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर। 1 करोड़ से ज़्यादा वाली कंप्लेंट्स फ़ाइल नहीं कराई जा सकती, ठीक है। तो 1 करोड़ या उससे जितने भी कम अमाउंट की जो कंप्लेंट्स हैं एक कंज्यूमर्स की, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर फ़ाइल कराई जाएगी। अपील अगेंस्ट डिसीजन, यानी कि अपील अगेंस्ट डिसीजन का मतलब है अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम रिड्रेसल एजेंसी के अंदर अगर कंज्यूमर के हित में अगर डिसीज़न नहीं आया, तो इस केस में वो फिर क्या कर सकता है? तो अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी कि उसकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया और बोला गया कि यहाँ पे कंज्यूमर गलत है, तो कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट की अपील कहाँ कर सकता है? अगले स्टेट कमीशन में, यानी कि इससे बड़ा जैसे होता है ना हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट ने अगर नहीं सुनी तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कंज्यूमर्स के जो 3 कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, इनमें भी सेम सिनेरियो है कि अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी गई या उसकी हित में डिसीजन नहीं आया, तो वो कहाँ ले जा सकता है? इसे स्टेट कमीशन। पर उसे ले जाने के लिए उसे स्टेट कमीशन में 45 दिन के अंदर अपील करनी पड़ेगी। अगर मान लो यहाँ पे उसको न्याय नहीं मिला या यहाँ पे उसके इंटरेस्ट में डिसीज़न नहीं लिया डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, और 45 दिन बीत गए और उसके बाद वो अपील कर रहा है, तो उसकी अपील क्या कर दी जाएगी? नेगलेक्ट कर दी जाएगी स्टेट कमीशन के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर ये सारे होते हैं, ठीक है, सेम ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगली हम बात करेंगे स्टेट कमीशन। अगर स्टेट कमीशन की बात करें तो स्टेट कमीशन में जो मेंबर्स हैं वो सेम डिस्ट्रिक्ट फोरम की तरह हैं, यानी कि 3 मेंबर्स होंगे टोटल, जिसमें एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर्स और 2 में से एक वुमेन मैंडेटरी है, ठीक है। मेंबर्स सेम एज डिस्ट्रिक्ट फोरम। इसमें प्रेसिडेंट कौन बन सकता है स्टेट कमीशन में? तो स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट एक वर्किंग या रिटायर्ड जज बन सकता है हाई कोर्ट का। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में किसका बन सकता था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। यहाँ पे किसका बन सकता है? हाई कोर्ट का। यानी कि स्टेट कमीशन के अंदर हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज ही प्रेसिडेंट बन सकता है। अपॉइंट कौन करेगा प्रेसिडेंट को? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, पर रिकमेंडेशन किससे लेगी? चीफ जस्टिस से लेगी हाई कोर्ट के। डिस्ट्रिक्ट फोरम में रिकमेंडेशन किससे लिया जा रहा था?
सिलेक्शन कमीशन से, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन लिया जा रहा है एक बड़े अधिकारी से जिनको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कंप्लेंट कितने तक की फ़ाइल कराई जा सकती है स्टेट कमीशन में कंज्यूमर द्वारा? तो एक कंज्यूमर जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की कंप्लेंट्स को फ़ाइल करा सकता है स्टेट कमीशन के अंदर। यानी कि अगर उसकी कंप्लेंट 1 करोड़ या उस 10 करोड़ तक है तो ही वो फ़ाइल करा सकता है। अगर 1 करोड़ के नीचे है तो वो फ़ाइल नहीं करा सकता है। ठीक है, तो 1 करोड़ या 10 करोड़, अगर इसके बीच में और 10 करोड़ तक है और 1 करोड़ तक है तो फिर एक कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट को स्टेट कमीशन में फ़ाइल करा सकता है। अपील अगेंस्ट डिसीज़न, यानी कि अगर मान लो एक कंज्यूमर की जो कंप्लेंट थी वो यहाँ पे भी अगर उसकी खारिज कर दी गई तो फिर अब ये वो कंज्यूमर अपनी अपील कहाँ लेके जाएगा? अगले, यानी कि नेशनल कमीशन के अंदर। और अगर उसे नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेंट को फ़ाइल कराना है तो उसे जब डिसीज़न आया ना स्टेट कमीशन का, उसके अगले 30 दिन के अंतर्गत ही उसे अपनी अपील करानी पड़ेगी नेशनल कमीशन में। अगर मान लो ऐसा हुआ कि एक कंज्यूमर का डिसीज़न कर दिया स्टेट कमीशन ने और वो खुश नहीं है उस डिसीज़न से, तो उस केस में अगर 30 दिन बीत गए और उसके बाद उसने क्या किया, अपील की नेशनल कमीशन में, तो नेशनल कमीशन उसकी कंप्लेंट स्वीकार नहीं करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपील कितने दिनों के अंदर करनी होती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन में अगर अपील लानी है तो 45 डेज़ था, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में लेनी है तो 30 डेज़ होता है। अब बात करेंगे हम नेशनल कमीशन की। अब नेशनल कमीशन में मेंबर्स की बात करें तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया अलग है। मेंबर्स इसमें कितने होते हैं? टोटल यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक वुमेन का मैंडेटरी होना पक्का है। यानी कि अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो 5 होते हैं, जिसमें से एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स हैं, और इन 4 मेंबर्स में एक वुमेन का होना मैंडेटरी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करें कि प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती। नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और किसके रिकमेंडेशन के बेस पे करती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो चीफ जस्टिस है, आप ये कह लो इंडिया का जो लॉयर है उससे। ठीक है, हु कैन बी अ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा वो नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। कंप्लेंट कितने तक की फ़ाइल कराई जा सकती है कंज्यूमर द्वारा यहाँ पे? तो यहाँ पे 10 करोड़ या उससे ज़्यादा तक की कंप्लेंट जो है फ़ाइल कराई जा सकती है। देखो एक पैटर्न चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ तक की सिर्फ कंप्लेंट फ़ाइल कराई जा सकती हैं, स्टेट कमीशन में 1 करोड़ टू 10 करोड़, और नेशनल कमीशन में अबव 10 करोड़। ठीक है, अपील, अगर यहाँ पे भी मान लो अब कोई ऐसा कंज्यूमर है जिसको नेशनल कमीशन में आया और नेशनल कमीशन ने उसके हित में डिसीज़न नहीं लिया, तो अब उसके पास कोई चारा है क्या सर? क्योंकि आपने तो बोला कि रिड्रेसल एजेंसीज़ तो कितनी हैं टोटल? 3 है रिड्रेसल एजेंसीज़। तो अब रिड्रेसल एजेंसीज़ 3 है तो अब कोई चौथी भी है क्या? नहीं, चौथी कोई नहीं है। लेकिन अगर मान लो एक कंज्यूमर जिसकी कंप्लेंट 10 करोड़ से ज़्यादा की थी, वो डायरेक्ट किस में आया? नेशनल कमीशन में। उसने बोला कि उसे न्याय नहीं मिला, या उसे लगा कि जो डिसीज़न नेशनल कमीशन ने लिया वो सही नहीं है, तो अब उसके पास भी कोई ऑप्शन है क्या? तो सर बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता है अपनी कंप्लेंट को। यानी कि जो एक्चुअल कोर्ट का जो बिल्कुल दादाजी है ना, एक्चुअल कोर्ट के जो, उन पे लेके जा सकता है। तो ये तो कंज्यूमर्स वाले कोर्ट है ना, लेकिन एक्चुअल कोर्ट के भी जो दादाजी हैं सुप्रीम कोर्ट, उन पे अपनी अपील करा सकता है ये कंज्यूमर, अगर नेशनल कमीशन के डिसीज़न से भी ये सेटिस्फाई नहीं है तो। ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो करनी पड़ेगी वो कितने दिनों में करनी पड़ेगी? 30 डेज़ में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक चारा है अगर नेशनल कमीशन ने भी आपके हित में डिसीज़न नहीं लिया, अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है तो। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसे अपील करनी पड़ेगी नेक्स्ट 30 डेज़ के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर भी पूरा ख़त्म। इसमें बस एक चीज़ मैंने जो है नहीं कराई है, वो ये है कि जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक में अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कि कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, क्या क्या किन किन बेसिस पे फ़ाइल कराई जा सकती है ग्रीवेंसेस, तो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में है, तो ये आप देख लेना। अगर आपको चाहिए इस पे भी एक वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। जब तक एक कमेंट नहीं आएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द व्यूअर्स, तब तक मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो आप खुद पढ़ सकते हो।
ठीक है, वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक तरीके से रटने वाला टॉपिक है। बाकी अगर एक बच्चे ने भी मेरे को कमेंट कर दिया तो उस पे भी वीडियो मैं बना दूँगा, ठीक है। तो होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से यही बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। प्लीज़ जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं पूरा देखो, थोड़ा बहुत, ठीक है, पूरा देखने की कोशिश करो, काफ़ी इंटरेस्ट शायद आपको आए। और सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बिल्कुल फैला दो चैनल को, ठीक है। ओके बाय।